अरे इस सरकार को क्या सुझाव दीजिएगा? ये सरकार सब कुछ जानती है। ये आईएएस अफसरों के बहकावे में आकर इस तरह का कदम उठाते हैं। आईएएस अफसरों के बहकावे में आकर सारा डिसीजन लिया जाता है। पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी के लिए बीपीएससी और यूपीएससी की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। नेताओं को किन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है? विधायकों और मंत्रियों का जो पेंशन जो है, 5 बार विधायक बने तो 5 बार पेंशन ले रहे हैं। ये क्या बात है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ अमित। हाजिर हूं आप सबके समक्ष एक नए विषय को लेकर, और आज का हमारा विषय है बढ़ती हुई बेरोजगारी। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर जी। सर से जुड़ते हैं और जानते हैं सर की क्या व्यूज़ है बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, जिस तरीके से जो बेरोजगारी है वो बढ़ रही है और हमारे जो युवा हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है, सर कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहनाने का काम सरकारी अफसरों की है। सरकारी अफसरों की सलाह पर सरकार ने जो कदम उठाए हैं वह बिल्कुल ही गलत है। रिटायर किए हुए अफसरों को फिर से नौकरी में संविदा पर बहाली कर एक रोजगारी की समस्या को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। सरकार से उम्मीद की जा सकती है कि बढ़ती हुई बेरोजगारी के मद्देनज़र युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता दी जाए और उसके लिए सरल तरीके ढूंढे जाए। अब यूपीएससी, बीपीएससी ये मानक जो है इनकी नौकरी के लिए तय की गई है, तो हमको लगता है कि ये मानक भी बिल्कुल गलत है। योग्यताओं के परख के लिए बीपीएससी या यूपीएससी सटीक हम नहीं लगता है, सटीक नहीं लगता है। तो ये समझ लीजिए कि सरकार को उनकी युवाओं के गुणवत्ता के आधार पर नौकरी देकर उनको बेरोजगारी से मुक्त किया जा सकता है, लेकिन सरकार की मंशा पर सवाल उठता है। सरकार नहीं चाहती नए और युवाओं को नौकरी पर बहाल किया जाए, इसलिए कि फिर से नई बहाली करने पर सरकारी मान्यताओं के अनुकूल उनको तनख्वाह दी जानी पड़ेगी, उनको आवास की व्यवस्था उनके लिए करनी होगी। बहुत कुछ है जिसमें धन की आवश्यकता होती है। तो इसी धन को बचाने के लिए, जबकि ये धन हमारा है, हमारे द्वारा आम जनता का है, टैक्स दिया गया है सरकार को विकास के लिए, तो सरकार नहीं चाहती कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। इसलिए संविदा पर बहाली कर 6 महीना, साल भर इसके लिए बहाली कर उनको बेरोजगार बनाए रखना चाहती है। और यह सवाल उठता है कि सरकार विकास हल्ला करती है और हमारे प्रधानमंत्री लोगों से पकौड़ा बेचवाते हैं, तो आत्मस्वाभिमान को भी चोट पहुंचती है कि बेकार की पढ़ाई की है हमने। लाखों रुपए खर्च होते हैं शिक्षा प्राप्त करने में। इसलिए बेरोजगारी से जूझते हुए नौजवान यहाँ से पलायन कर रहे हैं, जिससे बिहार की स्थिति बहुत नाजुक होती जा रही है। और समझ लीजिए कि सरकार को पेंशन योजनाओं को ख़त्म करने के लिए ये संविदा पर बहाली का जो है सो कि कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सर, मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ था कि जो युवा जो बेरोजगार हैं, सही समय पर उनको नौकरी नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं जो युवा हैं वो भटक जाते हैं, दूसरे कामों में संलिप्त हो जाते हैं। जी हाँ, सर, उस पर क्या कहेंगे? कौन जिम्मेदार होगा अगर वो गलत राह पे चले जाते हैं? तो पढ़े लिखे नौजवान, इंजीनियर, डॉक्टर आपराधिक प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकते हुए उनको जब कोई उम्मीद नहीं दिखती है तो राहजनी, लूट, हत्या, डकैती इन कामों में अपने को लगा रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये शक्ति और ऊर्जा का दुरुपयोग है। युवा शक्ति, युवा के द्वारा जो
उसकी इच्छा शक्ति है उसको दबाने का काम जो सरकार कर रही है, इससे जो स्थिति पैदा हो रही है उससे अपराध बढ़ रहा है। और सरकार अपराध पर भी नियंत्रण नहीं कर पा रही है। अपराध पर नियंत्रण तब होगा जब ये बेरोजगार युवा नौकरी पेशे में शामिल हो जाएंगे। सर, आखिरी जो सवाल है वो आपसे ये रहेगा कि सरकार को सर क्या सुझाव देना चाहेंगे बेरोजगारी वाले मुद्दे पे? सरकार को क्या सुझाव दिया जाए? सरकार सब कुछ जानती है। वो नहीं चाहती है कि बेरोजगारी की समस्या से युवाओं को निजात दिलाया जाए। आईएएस अफसरों के बहकावे में आकर सारा डिसीजन लिया जाता है। हमने देखा है, हमारे परिवार में भी आईएएस अफसर लोग हैं, चीफ सेक्रेटरी होकर रिटायर किए हैं हमारे भाई। उन लोगों का रहन सहन एक आम नागरिक की तरह नहीं है। वो खुद अपने को सरकार समझते हैं और सरकार चाहती है कि बेरोजगारी की समस्या बढ़ी रहे, कि चुनाव के दरमियान लोक लुभावने वादे करके युवाओं को अपने पक्ष में लिया जाए, उनका वोट लिया जाए। तो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और ये वोट, इनके लिए वोट की राजनीति कितना महंगा पड़ने वाला है ये शायद नहीं सोच पा रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब अपराध बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो ये युवा कहाँ तक पहुँच सकते हैं। हो सकता है कि आज आम जनता को लूट रहे हैं, छीन रहे हैं उनके पैसे, कल को किसी राजनेता के घर में घुसकर उनके बच्चों को, बाल बच्चों को बंधक बनाकर उन्हीं को लूट लिया जाए। ऐसी संभावना है। और यह बात आप समझ लीजिए कि अगर इस बात को इग्नोर किया जाएगा, बेरोजगारी की समस्या को खत्म नहीं किया जाएगा, तो आने वाले दिनों में बिहार गृह युद्ध की तरफ मुड़ जाएगा। और युवा जब हथियार थाम लेते हैं तो उनका होश ठिकाने नहीं रहता है, कुछ भी कर सकते हैं। आज आम जनता को लूट रहे हैं, कल नेताओं को लूटेंगे ही नहीं, उन्हें लहू लुहान भी कर देंगे। इस बात को नेता नहीं समझते हैं। नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी के लिए बीपीएससी और यूपीएससी की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। नेताओं को किन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है? उनका कोई मापदंड नहीं है कि आप नेता बन गए, जाति के नेता हो गए, धर्म के नेता हो गए, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनका वोट आप लूटते हैं। ये लुटेरे का काम है, वोट लूटने का काम करते हैं आप। सरकार बनाते हैं और जनता को मूर्ख बनाकर लूटते रहते हैं। उनको बेरोजगार बना करके उनको आर्थिक संकट के दौर से गुजारते हैं। इसके लिए आपको समाज कभी माफ़ नहीं करेगा। और इतना जान जाइए कि वक्त आ रहा है, संभल जाइए, नहीं तो गृह युद्ध का रूप बड़ा विकराल होने वाला है। और जब ये गृह युद्ध की चपेट में बिहार आ जाएगा तो आप समझ लीजिए आपके नेतागिरी और आपके खादी पहन करके मंच से भाषण देने की जो कला में निपुण आप हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, तो उससे आपको जनता अपने पास खींच करके आपको सजा देगी। जनता सजा देगी और ज़रूर देगी। इसलिए सरकार को सावधान हो जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में खतरा उन पर भी बढ़ेगा। बेरोजगारी को ख़त्म करिए, नौजवानों को नौकरी दीजिए, डॉक्टरों की ज़रूरत है, अस्पताल में वैकेंसी है, बिजली विभाग में वैकेंसी है, हर विभाग में नौकरी है। लेकिन आप हमारे धन को लूटकर और अपने पेंशन योजना में, सरकार विधायकों और मंत्रियों का जो पेंशन जो है, 5 बार विधायक बने तो 5 बार पेंशन ले रहे हैं। 1 लाख मिला तो 5 लाख आपको हर महीने मिल रहा है। ये क्या बात है? ये जनता के पैसे का लूट नहीं है, उसके पैसे की लूट है ये। तो जनता सब समझ रही है। अब जनता को मूर्ख बनाना आसान नहीं है। आप सावधान हो जाइए, वरना आपको भी भोगना पड़ सकता है। तो दोस्तों, जनता सब समझ रही है। प्रभाकर सर जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार थे वो मौजूद थे। उन्होंने बहुत ही बेबाकी से तमाम जो हमने सवाल पूछे उनका जवाब दिया है। तो दोस्तों, अगले हफ्ते मिलेंगे एक खास विषय को लेकर। तो हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।